हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टेप पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि हर डिस्ट्रिक्ट का जो एग्जामिनेशन है, हाफ ईयरली जो एग्जामिनेशन है, वो उसका टाइम शेड्यूल अलग अलग रहेगा। और इसी के चलते आज जो है 12 और करौली ज़िले में जो ड्राइंग सब्जेक्ट है उसका एग्ज़ाम हो चुका है। तो दोस्तों, 12 ज़िले से किसी आपके ही एक दोस्त ने, हेमराज ने, मुझे पेपर भेजा है कि सर इसका सॉल्यूशन करें। और आपको भी इससे काफ़ी लाभ मिलने वाला है, क्योंकि आप भी समझ पाएंगे कि किस तरीके से आने वाला एग्जाम होगा, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों, अपन 12 ज़िले का जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का जो पेपर है उसको सॉल्व करते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, बनी ठेड़ी किस शैली का चित्र है। और ये मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि बनी ठेड़ी किशनगढ़ चित्र शैली का चित्र है। कौन सी शैली का? किशनगढ़ चित्र शैली का चित्र है बनी ठेड़ी, जिसे निहाल चंद ने बनाया था। सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे। दूसरा क्वेश्चन, कौन सी शैली का उद्भव का श्रेय उस्ताद अली राजा को दिया जाता है। कौन सी राजस्थान की वो शैली है जिसका उद्भव का श्रेय उस्ताद अली राजा को दिया जाता है। तो दोस्तों, बीकानेर जो चित्र शैली है उसके उद्भव का श्रेय उस्ताद अली राजा को दिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, हमजनामा में कुल कितने चित्रों का संकलन किया गया है। दोस्तों, हमजनामा में 1400 चित्रों का संकलन किया गया है, जो अकबरकालीन ग्रंथ है, जिसमें हमजा की कहानियाँ हैं, उसके युद्ध कौशल के बारे में विवरण है। उसमें कुल मिलाकर 1400 चित्र हैं, जिसे तैयार होने में 15 वर्ष का समय लगा था। किसको? हमजनामा को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 5। अकबरकालीन चित्रकला पर किसका प्रभाव अधिक पड़ा। जो अकबर के समय की मुगल चित्रकला थी उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा? राजस्थानी चित्र शैली का, या फिर कश्मीर चित्र शैली का, या पारसिया यानी कि ईरान चित्र शैली का, या तीनों का ही। तो दोस्तों, इसमें तीनों का ही, यानी कि उपरोक्त सभी जो चित्र शैलियाँ हैं, राजस्थानी चित्र शैली, कश्मीर चित्र शैली या फिर ईरानी चित्र शैली, तीनों का प्रभाव अकबरकालीन मुगल चित्रकला पर पड़ा था। आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 5 पर। क्वेश्चन संख्या 5 है, नुजुम अल उलूम जो दक्कन की किस शैली का ग्रंथ है। नुजुम अल उलूम ये दक्कन यानी कि दक्षिण भारत की किस शैली का प्रमुख ग्रंथ है। तो दोस्तों, ये है बीजापुर चित्र शैली का प्रमुख ग्रंथ। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 6 पर। क्वेश्चन संख्या 6 है, पहाड़ी शैली का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। पहाड़ी शैली का प्रारंभ कौन सी जगह से हुआ था। तो दोस्तों, पहाड़ी शैली का प्रारंभ हुआ था बसोहली से। कहाँ से हुआ था? बसोहली से पहाड़ी शैली का प्रारंभ हुआ था, फिर इसका आगे चलकर विकास हुआ था। तो दोस्तों, 12 जिले का जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का पेपर था उसमें जो ऑप्शनल क्वेश्चन थे वो यही थे। और जैसा कि मैंने बताया था कि चैप्टर संख्या 1 से या 2, 3, 4, 5, एक तो है ही नहीं ना अपने 2, 3, 4, 5 ये चैप्टर है वो हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगे। और देखिए दोस्तों, ठीक वैसे ही जो क्वेश्चन है वो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आए हैं, और लगभग सभी क्वेश्चंस अपने पहले भी क्लियर। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, नुजुम अल उलूम ग्रंथ कौन सी विधा पर आधारित है। दोस्तों, नुजुम अल जो उलूम ग्रंथ है वो खगोल विधा पर आधारित है। किस विधा पर है? खगोल विधा पर। तो खगोल विधा पर आधारित ग्रंथ जिसका नाम है नुजुम अल उलूम। क्वेश्चन संख्या 8 पे चलते हैं। पोलो खेलती चांद बीबी दक्कन शैली का चित्र वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, यानी इस चित्र को किस संग्रहालय में रखा गया है। तो दोस्तों, इस चित्र को दिल्ली संग्रहालय में वर्तमान में रखा गया है। ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन संख्या 9। गीत गोविंद किसके द्वारा रचित है। गीत गोविंद खालिस्तान द्वारा रचित है। तो किसके द्वारा रचित है? अपने को पता है गीत गोविंद जयदेव के द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? जयदेव के द्वारा। क्वेश्चन संख्या 10 है, खालिस्तान शैली पहाड़ी शैली की सबसे प्राचीनतम शैली है। दोस्तों, अपने को पता है कि पहाड़ी शैली की 3 उपशैलियाँ हैं, बसोहली, गुलेर और कांगड़ा। तो सबसे जो प्राचीन शैली है वो है दोस्तों बसोहली शैली। कौन सी है? बसोहली। बसोहली शैली सबसे प्राचीन शैली है पहाड़ी चित्र शैली की। गोपियों के साथ होली खेलते कृष्ण ये कौन सी शैली का चित्र है। तो दोस्तों, ये पहाड़ी शैली की जो उपशैली है गुलेर चित्र शैली उसका ये चित्र है। इसी के साथ क्वेश्चन संख्या 12 पे चलते हैं। जहांगीर का सपना चित्र चित्रकार के द्वारा बनाया गया
किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है मैंने काफ़ी बार आपको करवाया है। जहांगीर का सपना जो चित्र है वो अबुल हसन, किसने? अबुल हसन ने बनाया है। अबुल हसन ने इस चित्र को बनाया है। औरंगजेब का कला के प्रति क्या दृष्टिकोण था? अपन ने देखा कि जो मुगल चित्रशैली है उस मुगल चित्रशैली में औरंगजेब तक आते आते इस चित्रशैली का पतन होना प्रारंभ हो गया था। कारण ये था दोस्तों, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ये जो सब जो शासक थे ये कला प्रेमी थे, जबकि औरंगजेब जो था वो कला के विरुद्ध था। इसने कला को संरक्षण नहीं दिया, कलाकारों को उनकी नौकरियों से हटा दिया गया, यानी कि कुल मिला के इसने चित्रकला का जो है चित्रकला के विरुद्ध था, चित्रकला को ये सही नहीं मानता था। इस प्रकार से इसका दृष्टिकोण था। आगे चलते हैं, हमजनामा पर प्रकाश डालिए। दोस्तों एक ग्रंथ है हमजनामा, जिसका बारे में आपको पता है कि वो हुमायूं से लिखना शुरू हुआ था और अकबर के समय तक वो लगातार जो उस पर कार्य चल रहा था। हमजनामा जिसे बनने में 15 वर्ष का समय लगा था, जिस पर 1400 चित्र बने हुए हैं। इसमें जो मोहम्मद पैगंबर के चाचा हमजा की कहानियां हैं, जिसमें हमजा की वीरता के बारे में बताया गया है। ऐसा कुछ हमजनामा ग्रंथ है। दोबारा से थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हमजनामा ग्रंथ हुमायूं से प्रारंभ होकर अकबर के समय तक बनता रहा। मुगल कला का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे 1500 वर्षों में तैयार किया गया। लगभग 1400 चित्र इस ग्रंथ में बने हुए हैं। और किस पर आधारित है ये मोहम्मद पैगंबर के चाचा पर आधारित है। इसमें हमजा की कहानियाँ हमजा पर आधारित है, जिसमें हमजा की कहानियाँ हैं, उसकी वीरता और वीरता के साथ युद्ध करते हुए इस ग्रंथ में बताया गया है, जिसे अकबर जो है पढ़कर उसे काफ़ी प्रसन्न या काफ़ी उसे प्रसन्नता होती थी। आगे वाला क्वेश्चन है, पहाड़ी शैली की उपशैलियों के नाम बताइए। कितना इजी क्वेश्चन है। पहाड़ी शैली की उपशैलियाँ, तीनों शैलियों के नाम बता दीजिए, बसोहली, गुलेर और कांगड़ा। ये पहाड़ी शैली की उपशैलियाँ हैं। फिर आगे चलते हैं, राजस्थानी शैली की उपशैलियाँ। दोस्तों ये क्वेश्चन कन्फर्म जो है बोर्ड एग्जाम में भी आपके आने वाला है। कैसे? राजस्थानी शैली की उपशैलियाँ बताइए, पहाड़ी शैली की उपशैलियाँ बताइए, दक्कनी चित्रशैली की उपशैलियाँ बताइए। तो अपन ने अभी जो 4 चैप्टर पढ़े, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इन चारों चैप्टर में एक चैप्टर तो ऐसा था जो मुगल कालीन चित्रकला का था, जिसमें मुगल काल के जो शासक थे, पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, इन सब के बारे में अपन ने पढ़ा था, है ना। और जो राजस्थानी चित्रशैली थी, इसमें अपन ने राजस्थान की उपशैलियों के बारे में पढ़ा था कि एक जो मेवाड़ उपशैली थी, एक मारवाड़ उपशैली थी, एक जोधपुर उपशैली, एक जयपुर, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, ऐसे कुछ उपशैलियों के बारे में पढ़ा था। ऐसे पहाड़ी चित्रशैली में गुलेर, कांगड़ा और बसोहली थी, और दक्कनी चित्रशैली में बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, ऐसे ये उपशैलियाँ थी। तो ये उपशैलियाँ जो है ये तीनों चैप्टर में हैं, राजस्थानी कला वाले में, या फिर जो दक्कनी कला वाला है उसमें, या फिर जो पहाड़ी चित्रकला वाला है उसमें। तो पहाड़ी चित्रकला की 3 उपशैलियाँ हैं, गुलेर, कांगड़ा, बसोहली। दक्कनी चित्रकला की जो प्रमुख उपशैलियाँ हैं वो भी 3-4 है। वो कौन कौन सी है? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर। और राजस्थानी चित्रशैली की उपशैलियों की बात करें तो मेवाड़ के अलावा मारवाड़, इसके अलावा जयपुर, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, ऐसे कुछ उपशैलियाँ राजस्थानी चित्रकला की उपशैलियाँ हैं। ये तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। आगे वाला क्वेश्चन है, मुगल शैली के प्रमुख कलाकारों के नाम बताइए। मुगल जो चित्रकला है इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन थे? दोस्तों 2 कलाकार तो जो हुमायूं के समय आ गए थे। कौन कौन से? मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी। मीर सैयद और अब्दुल समद सिराजी, ये दोनों तो हुमायूं के समय आ गए थे। इसके अलावा कुछ हिंदू कलाकार भी जो है मुगलों के समय में उन्होंने चित्र बनाए, जैसे कि रज़्मनामा बना दसवंत के देखरेख में। इसके अलावा मनोहर भी थे, इसके अलावा बसावन भी थे। और भी अपन और चित्रकारों की बात करें तो अबुल हसन भी थे, जिन्हें जहांगीर का सपना जिसने चित्र बनाया था, अबुल हसन भी थे। मनोहर, मिस्किन, इसके अलावा मीर सैयद अली, ख्वाजा मोहम्मद सिराजी, ये सब कुछ चित्रकार कौन सी शैली के चित्रकार थे? मुगल शैली के चित्रकार थे। और इनके बारे में अपन ने देखा भी। ओके दोस्तों, अगर नैन सुख की बात आ जाए तो फिर कौन सी चित्रशैली होगी, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए।
हाँ दोस्तों, इसके बाद में अपन चलते हैं क्वेश्चन संख्या 18 पर। क्वेश्चन संख्या 18 है, मेवाड़ शैली के प्रमुख कलाकारों के नाम बताइए। दोस्तों ये तो आपको कन्फर्म रखना होगा ना किसी एक शैली के कलाकारों के या चित्रकारों के नाम जरूर पूछे जाएंगे। तो आपको करना क्या है, सभी शैलियों के नाम एक क्रमबद्ध लाइन में लिखना है और आगे उनके सभी चित्रकारों के नाम लिखना है। जैसे अभी अपन ने पहले देखा कि मुगल चित्र शैली के प्रमुख कलाकारों के नाम उसने पूछे, अब पूछ रहे हैं कि मेवाड़ शैली के प्रमुख कलाकारों के नाम बताइए। तो दोस्तों मेवाड़ शैली के जो प्रमुख कलाकार थे, एक तो था साहबुद्दीन, आपने नाम सुना होगा साहबुद्दीन, जिसने रामायण का युद्ध कांड नामक चित्र की रचना की थी। इसके अलावा था निसारदीन, इसके अलावा मनोहर के अलावा जो और जगन्नाथ, ये प्रमुख मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार थे। कौन कौन थे? साहबुद्दीन, निसारदीन, मनोहर और जगन्नाथ। क्वेश्चन संख्या 18 पर चलते हैं। मुगल शैली की सामान्य विशेषताएं बताइए। तो दोस्तों मुगल शैली की सामान्य अगर विशेषताएं बतानी है तो अपन बताएंगे कि मुगल शैली के अंतर्गत एक तो भारतीय ग्रंथों के चित्र बने थे, यानी कि अपन ने देखा कि रामायण महाभारत का अकबर ने फारसी में अनुवाद करवाया, और फारसी में अनुवादित जब रामायण और महाभारत फारसी में अनुवादित हुई तो उसे कहा गया राजमनामा, और ये जो दसवंत था उसके जो दरबारी चित्रकार था उसकी देखरेख में हुआ था। इसके अलावा इन्होंने अभारतीय ग्रंथों पर भी चित्र बनाए, ऐसे ग्रंथों पर भी चित्र बने जो भारतीय नहीं थे, जैसे कि हमजनामा। इसके अलावा इन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं पर भी ग्रंथ बनाए, ऐतिहासिक व्यक्तियों पर भी ग्रंथ बनाए, जैसे कि बाबरनामा, इसके अलावा तैमूरनामा, अकबरनामा, और इसके अलावा इन्होंने पशु पक्षियों के भी चित्र बनवाए, दरबारियों के चित्र भी बनाए और व्यक्ति चित्र भी इन्होंने बनाए। एक चीज़ और ध्यान रखना है, मुगल शैली में जो व्यक्तिगत चित्र बने उन्हें सभीह का नाम दिया गया, यानी कि इसमें अगर अपन देखें शाहजहाँ का अलग से चित्र था, दारा शिकोह का चित्र था, तो जो भी व्यक्ति चित्र बने उन्हें सभीह का नाम दिया गया है। किसका नाम दिया गया है? सभीह का। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सभीह क्या है। सभीह मुगल चित्र शैली के अंतर्गत बने व्यक्तिगत चित्रों को सभीह का नाम दिया गया था। और क्या विशेषताएं थी इसमें? दोस्तों मुगल चित्र शैली की और जो विशेषताएं, मुख्य जो विशेषताएं थी, जो सामान्य विशेषताएं वो अपन ने देख लिए। इसके अलावा और इस चित्र शैली में भारतीय, ईरान, इसके अलावा मुगल, दक्कनी, सब चित्रीय शैलियों का मिश्रित रूप भी इस चित्र शैली को कहा जा सकता है, मुगल चित्र शैली को, क्योंकि इस शैली में भारतीय प्रभाव भी दिखाई देता है, ईरान का प्रभाव भी दिखाई देता है। हर अलग अलग, जैसे अपन देखें बाबर के टाइम पे जो था एक अलग प्रकार की चित्रकला विकसित हुई थी, हुमायूं के टाइम पे एक अलग प्रकार की, अकबर के टाइम पे एक अलग प्रकार की। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा है कि मुगल शैली की सामान्य कॉमन विशेषताओं के बारे में बताना है, जो सभी शासकों के अधीन वो विशेषताएं आती थी। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन संख्या 20 पे। निम्न में से किन्हीं दो चित्रों पर टिप्पणी लिखिए। दो चित्र कौन कौन से दोस्तों? दो चित्र है, 4 चित्र दे रखे हैं, बनी ठनी, जेब्रा, बर्ड रेस्ट पर बाज, इसके अलावा अभिसारिका नायिका। तो बनी ठनी तो मैंने काफ़ी बार आपको बताया है कि बनी ठनी जो चित्र है वो किशनगढ़ चित्र शैली में बना हुआ है। निहाल चंद इसे बनाने वाले चित्रकार थे, और ये सावंत सिंह, जिसे नागरीदास भी कहते थे, उसके दरबारी चित्रकार थे। बनी ठनी जो चित्र है उसमें एक नायिका यानी कि एक राधा के रूप में एक चित्रित किया गया है। इस चित्र में बाएं हाथ में जो राधा है उसने कमल की पंखुड़ियां पकड़ रखी है, जबकि दाएं हाथ में उसकी चुनरी का जो पल्लू है वो है। इसके अलावा गाल पर जो है उसकी जो बाल लटाओं के रूप में आए हुए हैं, धनुषाकार बोहें, मृग नयनी और कोमल और पतली जो नाक है वो दिखाई गई है। इस प्रकार का ये चित्र था। और भी अगर अपन देखें तो जेब्रा जो चित्र था, जेब्रा चित्र में सामान्यतः वो दिखाई देता था एक घोड़े के समान, कि किसी ने, ये एक घोड़े का चित्र है और या फिर गधे का चित्र है जिस पर किसी ने धारियाँ बना दी है, ऐसा कुछ इस चित्र के बारे में कहा गया था। ऐसा ही कुछ एक चित्र था बर्ड रेस्ट पर बाज, जिसे अपन ने पढ़ा था कि पक्षी विश्राम पर बाज। कंफ्यूज नहीं होना है, बर्ड रेस्ट है, पक्षी विश्राम एक ही बात है, इसे इंग्लिश में बोला गया है बर्ड रेस्ट पर बाज, यानी कि पक्षी विश्राम पर बाज। इसके अलावा एक अभिसारिका नायिका चित्र है। इनमें से आपको किसी 2 चित्रों पर टिप्पणी लिखनी थी। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन संख्या 21 में। क्वेश्चन संख्या 21 है, जो दक्कनी चित्रकला है वो मुगल चित्र शैली से किस प्रकार भिन्न थी? तो एक तो वेशभूषा के रूप में भिन्न थी। दक्कनी चित्र शैली में वेशभूषा अलग थी। इसमें महिलाओं की जो वेशभूषा थी, अपन ने पढ़ा था, एक दुपट्टे के रूप में दिखाई गई थी। जैसे कि अपन ने योगिनी जो चित्र था
उसमें अपन ने देखा था। इसके अलावा मुगल चित्रशैली की एक अलग विशेषता थी, एक अलग वेशभूषा थी। इनके अगर अपन देखें तो व्यक्ति चित्र सबसे ज़्यादा बने थे दक्कनी चित्रशैली में, जबकि मुगल चित्रशैली में व्यक्ति चित्रों के साथ साथ अकबर जो ऐतिहासिक चित्र, भारतीय कथाओं के चित्र, इसके अलावा पशु पक्षियों के चित्र, ऐसे चित्र भी बनाए गए थे। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। अगर आप दोनों को एनालाइज करोगे, दोनों चित्रशैलियों को पढ़ोगे, तो दोनों चित्रशैलियों में जो कॉमन बात है वो दोनों की सेम रहेगी, जबकि दोनों में जो विपरीत है वो क्या होगी, दोनों में अंतर पैदा करेगी। तो दोनों की विशेषताओं में इसी प्रकार भिन्नता अपने को ढूंढनी है। आगे चलते हैं 22वां क्वेश्चन, और मेरा फेवरेट क्वेश्चन, किशनगढ़ शैली पर लेख लिखो। ये राजस्थान की उपशैली है, आप जानते हो राजस्थान की उपशैली किशनगढ़ चित्रशैली। और सबसे ज़्यादा इस शैली का स्वर्ण काल जो माना जाता है वो सामंत सिंह के समय पर माना जाता है। नागरीदास जी से कहते हैं, जो अपनी पत्नी की जो सेविका थी, जिससे प्रेम करता था वो, जो उसकी सेविका, पत्नी की जो सेविका थी वो अद्वितीय थी सुंदरता में, इसके अलावा नाच गाने में भी अद्वितीय थी, बहुत ही शानदार तरीके से वो नृत्य करती थी। नागरीदास उस पर फिदा था और उसी सामंत सिंह उसी पे शायरियाँ लिखता था और अपना नाम नागरीदास बताता। अपने कुछ ऐसा पढ़ा था जब किशनगढ़ चित्रशैली के बारे में पढ़ा था। और इसी के अंतर्गत जो राजस्थान की मोनालिसा, जिस चित्र को उपमा दी गई है बनी ठनी, वो भी इस शैली में ही बना था। प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? निहाल चंद। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन संख्या 23 पर। पहाड़ी शैली का विस्तार पूर्वक लेख लिखिए। देखो, पहाड़ी शैली का विस्तार पूर्वक लेख लिखिए अथवा मुगल शैली के क्रमिक विकास पर लेख लिखिए, दोनों में से एक बताना है आपको। अब दोनों चीजें अपन ने पढ़ी है। पहाड़ी चित्रशैली पर लेख लिखना है, तो दोस्तों बताना क्या है पहाड़ी चित्रशैली में? पहले तो इसका उद्भव बताना है, इसके केंद्र कौन कौन से थे। अपन ने केंद्र देखे थे, बसोहली, गुलेर, कांगड़ा, कुल्लू, है ना, ये सब इसके प्रमुख केंद्र थे। फिर अपने को एक एक जो उपशैली थी, पहले बसोहली आई, फिर गुलेर में वो चेंज हुई, फिर लास्ट में कांगड़ा में वो बदली। और इसमें जो भी चित्रों के बारे में आप जिन भी चित्रों के बारे में जानते हो उन सब के बारे में लिख सकते हो। यानी कि अपने को कुल मिला के जो इसकी शब्द सीमा है उसको कंप्लीट करना होता है। देखो, किसी भी क्वेश्चन में अगर ये पूछ लिया जाता है कि किसी एक टॉपिक का नाम दे दे, जैसे कि इसने यहाँ पर पूछा है पहाड़ी शैली का विस्तार पूर्वक लेख लिखो, तो पहाड़ी शैली जो चैप्टर है उस चैप्टर में जो भी चीज़ें अपने को आती है अपन उसे निसंकोच लिख सकते हैं। अपन थोड़ा सा पहाड़ी शैली के बारे में लिखा, उसके केंद्रों के बारे में लिखा, फिर उसकी उपशैलियों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा। अब मान लीजिए कि अपने को चित्रों के बारे में ज़्यादा आता है, तो अपन चित्रों के बारे में डिटेल से लिख सकते हैं। मतलब जिस पॉइंट के बारे में अपने को जो कुछ भी आता है वो अपन लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पेशल किसी एक चीज़ के बारे में नहीं पूछा है। ऐसे ही मुगल शैली में पूछा है, मुगल शैली के क्रमिक विकास के बारे में बताइए, तो वही मुगल शैली के क्रमिक विकास की बाबर आया 1526 में, मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, बाबर के समय कौन कौन से ग्रंथ बने, कौन कौन से चित्र बने, कौन कौन से चित्रकार थे। ठीक उसके बाद में हुमायूं शासक बना, हुमायूं ने कौन कौन से चित्रकारों को पनाह दी, कौन कौन से चित्रकार वो अपने साथ लेके आया था जब शेरशाह सूरी से हार कर वो चला गया था, और जब वापस वो अपने साम्राज्य पर अधिकार किया था तो कौन से चित्रकार उसके साथ आए थे। और फिर वही चित्रकार अकबर को अपनी क्या बोल सकते हैं वंशवाद या अपनी पैतृक संपत्ति के रूप में मिले थे। कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए थे अकबर के समय, किन किन शासकों ने जो चित्रशैली है उसको संरक्षण दिया था, कौन से शासक जो थे उन्होंने संरक्षण नहीं दिया। जैसे कि औरंगजेब का नाम सबसे पहले आएगा। अगर अपन चित्रकला या किसी भी कला को संरक्षण न देने की बात करते हैं तो औरंगजेब का नाम सर्वप्रथम आता है। बाकी लगभग सभी शासकों ने इसका इन चित्रकारों को या शिल्पकारों को क्या दी थी, पनाह दी थी, संरक्षण दिया था। आगे चलते हैं अपना क्वेश्चन संख्या लास्ट, दक्कनी चित्रशैली का उद्भव और विकास। दक्षिण भारत की जो चित्रशैली है दोस्तों, दक्षिण भारत की चित्रशैली की उपशैलियां कौन सी है? अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा और बरार भी अपन कह सकते हैं। तो ये दक्षिण भारत की जो उद्भव है, दक्षिण भारत की चित्रशैली का उद्भव कैसे हुआ और इसकी जो उपशैलियाँ हैं उनके बारे में जितना कुछ आपको आता है, योगिनी चित्र के बारे में या फिर और भी कोई चित्र होंगे उनके बारे में आपको आता है, वो सब अपन इसमें लिख सकते हैं। आगे राजस्थानी शैली पर लेख लिखिए, आगे वाला इसी का क्वेश्चन है, अथवा में राजस्थानी शैली पर लेख लिखिए। तो राजस्थानी शैली को अपने को स्टार्ट करना है 1960 से, जब कुमार आनंद स्वामी ने इसे राजपुताना पेंटिंग्स का नाम दिया था। फिर उसके बाद में इस चित्रशैली का विकास किस तरीके से हुआ, इसकी कौन कौन सी उपशैलियाँ बनी और फिर उपशैलियों में कि कौन कौन से चित्र बने, पिछवाई कला कहाँ पर थी,
उस्ताद किन कलाकारों को कहा जाता था, जितनी एक एक चित्र अपन एक एक उपशैली लेंगे। जैसे मेवाड़ उपशैली ली, मेवाड़ उपशैली में अपन बताएंगे कौन कौन से चित्र बने। जैसे रामायण का युद्धकांड बना, शाहबुद्दीन ने बनाया। कौन कौन से शासकों ने इसे संरक्षण दिया, कौन से समय पर इसका स्वर्ण काल था। ठीक वैसे ही फिर बीकानेर की बताएंगे, फिर जोधपुर की बताएंगे, फिर किशनगढ़ की बताएंगे, फिर जयपुर की बताएंगे, फिर कोटा और बूंदी की बताएंगे। तो आपको पता है कि हर चित्रशैली की कुछ ना कुछ विशेषताएं तो आपको पता है। जैसे अगर मैं पूछूं कि कोटा चित्रशैली की विशेषताएं क्या होगी, तो आप बता दोगे कि सर सबसे ज़्यादा शिकार दृश्यों को अंकन किया गया था। अगर मैं पूछूं बूंदी चित्रशैली की विशेषताएं क्या होगी, कि सर सबसे ज़्यादा पशु पक्षियों के चित्र बने हुए थे, है ना। इस तरीके से कुछ विशेषताएं आपको आती होगी, कुछ चित्रों के बारे में आप जानते होंगे। तो जिस मैटर में राजस्थान, उस चैप्टर से जो भी मैटर आपको आता है, आप एज इट इज उसे छाप सकते हो, लिख सकते हो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें स्पेशल किसी एक चीज़ के बारे में नहीं पूछा। तो दोस्तों ये जो अपन ने क्लियर किया, ये था राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट कौन सा, 12 जिले के जो हाफ ईयरली एग्जाम था, वो जो आज हुआ था, शायद फर्स्ट पारी में हुआ होगा, क्योंकि 2 बच्चों ने मेरे पास में पेपर भेज दिया। एक ने अपना नाम नहीं बताया अभी तक, और एक का नाम है हेमराज उसका नाम है। उस बच्चे ने मेरे पास में ये पेपर भेजा है। तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से रिवाइज करें, अच्छी तरीके से इसे एनालाइज करें, पूरी वीडियो को देखें। इससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि जो भी पेपर का मैटर है, जो पैटर्न है, वो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम है दोस्तों, गवर्नमेंट का इसके लिए कोई स्पेशल नोटिफिकेशन नहीं था कि कौन कौन से चैप्टर आपके लिए होंगे। उन्होंने फर्स्ट नोटिफिकेशन में कहा कि 60% सिलेबस होगा, जो गठा दिया है उसका 60% सिलेबस होगा। फिर नोटिफिकेशन निकाला तो उसमें पॉइंट दे दिए गए, फिर हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग पॉइंट आने लग गए। लेकिन जो मैंने पहली बार आपको बताया था, और वो मैंने दोनों तरीके से बताया था कि आपके चैप्टर इतने हैं और इन चैप्टरों का 60% इतना होता है। दूसरा तरीका मैंने मार्क्स के हिसाब से भी बताया था कि आपके मार्क्स इतने होते हैं और इस मार्क्स के 60%, स्टार्टिंग वाले 60% ये चैप्टर के अंतर्गत आ जाते हैं। और मैंने बताया था आपको दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा चैप्टर। आप बता दीजिए कि अगर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा चैप्टर में से इनके अलावा अगर कोई सा भी क्वेश्चन अगर आया हो तो आप मुझे बता दीजिए। आप बेवजह फालतू परेशान हो रहे थे और शायद मुझे भी कर रहे थे। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने सहपाठियों के साथ में शेयर करें, और 12 वाला स्टूडेंट से मैं कहूँगा कि अपने जो पेपर करके आए हैं उससे एक बार आप इसे मैच कीजिए। देखिए आपने ऐसा ही किया है, और अपने जो सहपाठी है उनसे भी मैच करवाइए, और बने रहिए मेरे साथ।